Hello students, today I will discuss about unseen passages. There are many students who are solving very well but someone facing the problem. So there are many tips for solving the comprehensive passage. How can you solve it easily? मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से उसकी राइटिंग कर लेते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट इट इज सेम कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन के जो वर्ड्स होते हैं उस रिलेवेंट वर्ड को पैसेज में रीड कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं और उसके पहले और बाद के बिफोर एंड आफ्टर सेंटेंस दे राइट, बट इट इज नॉट द वे एंड यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स. सो आप यहाँ सोचने वाली बात है कि जब आप एक वर्ड को सर्च करते हैं और फिर उससे पैसेज में जाकर के आप सर्च करने के बाद पैसेज में जो मिलते हैं तो आगे और पीछे यानी दोनों 3-4 सेंटेंस क्या करते हो आप राइट कर देते हो. जब टीचर उसे चेक करता है तो कहते हैं कि जो आंसर होनी चाहिए वो परफेक्ट उसमें है ही नहीं और फिर आपको क्या करते हैं मार्क्स कम दिया करते हैं. तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और कैसे अपना आंसर भी इजीली सर्च कर सकते हैं. सो देयर आर सम टिप्स फॉर सॉल्विंग कंप्रीहेंसिव पैसेज एंड इट इज सीन दैट ऑल स्टूडेंट कैन सॉल्व इजीली. अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं और इजीली राइट भी करेंगे और राइट करने के बाद बिल्कुल आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट there are two types of passages. One is factual passage, another is discursive passage. In factual passage, it provides good clarity on the topic being discussed. जो भी टॉपिक उस पैसेज में दिए जाते हैं वे पूरे क्लियर कट रहता है, साफ साफ रहता है और घुमावदार कम रहता है, ताकि इजी वे में बताया जाता है. Another is discursive passage. It talks about various topics at random that appears to have no connection. उसमें जो आपको मिलेगा जो अलग अलग पैसेज के अंदर डिस्कर्सिव पैसेज के अंदर अलग अलग पैरा जो मिलेगा वो पैरा डिफरेंट टॉपिक्स का हो जाता है और उस टॉपिक्स में क्या होता है आपको ये सर्च करने में मिल जाता है फर्स्ट का इसके साथ क्या रिलेशन है और सेकेंड का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है. इस तरह से प्रॉब्लम होती है. तो डिस्कर्सिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि एक दूसरे से इतनी मिले हुए सेंटेंस नहीं रहता है, बट फैक्चुअल में वो ज्यादा मिला हुआ रहता है, ओवरऑल जो होती है वो उसमें जुड़ा हुआ रहता है. तो फैक्चुअल में आंसर जो आप सर्च करते हो तो आप ओवरऑल क्या करते हो रीड में करते हो और वही वर्ड की जो मैंने बात बता रहा था क्वेश्चन में जो वर्ड आती है उस वर्ड को सर्च करके आप आंसर राइट कर देते हो और फिर आपको उसी का मार्क्स नहीं मिल पाता है क्योंकि वर्ड के द्वारा क्या बताया जा रहा था उसे आपने देखा नहीं और आपने आंसर राइट करना शुरू कर दिया. देन आपको फर्स्ट करना क्या है रीड द पैसेज थ्रूली. द रीडिंग शुड बी क्विक. कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वो अपना रीड करते करते बहुत टाइम लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो 2 पेज या 1.5 पेजेस में है तो उसे नहीं रीड करता है और थोड़ा सा आंसर वो सर्च कर लेते हैं. सो इट विल बी बेटर दैट व्हेन यू आर गेटिंग क्वेश्चन पेपर फर्स्ट यू हैव टू रीड द पैसेज थ्रूली, देन इट शुड बी इन लेस टाइम. आपको ये जो रीड करना है पैसेज को ये भी आपको कम से कम टाइम में रीड करना है, बट कोई भी वर्ड छूटे ना और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट इज फोकस ऑन द रिलेवेंट डिटेल्स एंड अंडरलाइन देम विद अ पेन और पेंसिल. आप अपने एग्जाम में जब आप पेन पेंसिल रखते हो तो आप क्या करो जो रिलेवेंट टॉपिक है जो रिलेवेंट डिटेल्स है दैट मीन्स लोकेशन है नेम है रिलेशन है उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ उसे आप अंडरलाइन कर दो सो दैट यू कैन राइट आंसर इजीली एंड यू कैन मेक द सेंटेंस इजीली ऑल्सो. आप जब उसे रिलेवेंट डिटेल्स को अंडरलाइन करोगे तो जिस समय आप आंसर को राइट करोगे तो वो उस समय हेल्पफुल होगा. आप उस डिटेल से सेंटेंस बना सकते हैं ऑन वर्ड्स डाल सकते हैं और वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करके प्रॉपर सेंटेंस दे करके आंसर कर सकते हैं. तो फर्स्ट आपको सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि पैसेज को आप क्लियरली पढ़िए. पढ़ने के बाद जो है ना आप रिलेवेंट डिटेल्स जो है उसे आप अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन करने के बाद वो आंसर में हेल्प करेगा. Another is read the questions carefully and go back to the passage to find the answers. कभी-कभी स्टूडेंट क्या करते हैं क्वेश्चंस में ये नहीं पूछते हैं कि where है कि how है कि
हूँ मैं, मतलब क्वेश्चंस को ही क्लियरली नहीं कर पाते हैं और वो देखते हैं कि वर्ड जो है ना ये रिलेवेंट है और उसका आंसर डायरेक्टली जो है फर्स्ट सेंटेंस होगा या मिडिल का सेंटेंस होगा कि फिफ्थ सेंटेंस होगा, उसे वो राइट कर देते हैं। सो इट विल बी बेटर दैट कि फर्स्ट आप क्या कीजिए, तो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन मुझे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के थ्रू, देन यू हैव टू गो टू द पैसेज। आप पैसेज में जाइए और पैसेज को रीड करने के बाद जैसे मैंने पहले बताया कि आप क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट है उसे आप अंडरलाइन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। आप पैसेज में जाकर के फिर उसे रिलेवेंट टॉपिक को आंसर के रूप में सर्च करके अगेन यू कैन राइट answer clearly, then it will be a complete answer. The answers are usually in a logical sequence. It is seen, आप जब कभी भी देखते होंगे तो पैसेज की जो क्वेश्चन होती है इट इज जनरली सीक्वेंस में होती है। फर्स्ट पैरा में जो इंफॉर्मेशन दिया गया, then first and second question from the first para, second paragraph is given, then next question is from next para, that means you can understand easily कि जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है इट इज ऑन द बेस ऑफ सेंटेंस वाइज, अदरवाइज यू कैन से पैरा वाइज, यानी पैरा 1 से पैरा 2 से पैरा 3 से इस तरह से पैराग्राफ जैसे चेंज होता है तो आपको दी जाती है। ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, आप आंसर ऑन वर्ड में राइट कर सकते हो। सम स्टूडेंट आर थिंकिंग कि ऑन वर्ड्स मींस क्या होता है, कुछ को मैंने कॉपी में चेक किया तो देखा कि वो अपने वर्ड को जो हिंदी वर्ड को इंग्लिश में राइट कर देते। दिस इज नॉट द वे एंड यू विल नॉट गेट द मार्क्स आल्सो। सो ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, दैट मींस आफ्टर समराइजिंग द सेंटेंस, आफ्टर समराइजिंग द पैसेज, you can write in your own words. That means you can use your word synonyms and other words which is perfect, which is proper, you can write. तो आपको क्या करना है, आपके आंसर में अपने वर्ड्स यूज करना है, बट अपना वर्ड्स मीन्स आप उसे समझिए, समझने के बाद फिर अपना सेंटेंस बनाइए, यू कैन राइट। To find the answer to the vocabulary, best question like synonyms, replace the word with the meaning. If you find that it is the same in the meaning, the answer is correct. आपके पैसेज में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ रहता है कि व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ दिस, इसका जो है सेम मीनिंग क्या होगा, एंड यू आर गेटिंग 4 ऑप्शंस, आपको 4 ऑप्शंस में मिलते हैं एंड यू हैव टू सर्च फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से मिलता है। तो आप उसे कैसे इजीली सर्च कर पाओगे, इट विल बेटर दैट यू हैव टू रीड द पैसेज। अगेन आप क्या कीजिए, पैसेज को रीड कीजिए, देन यू कैन फाइंड इट कि फ्रॉम वेयर दिस वर्ड कैन बी कलेक्टेड, वो कहां से कलेक्ट किया गया, कहां से लिया गया, ये आप पैसेज में सर्च कीजिए और इस वर्ड का, उसके अपोजिट वर्ड का या सिनोनिम्स का या सेम वर्ड का यूज हमारे पैसेज में कहां गया किया गया था, देन आप उसे इजीली फाइंड आउट करोगे और आपका आंसर करेक्ट होगा। टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस, रीड द पैसेज एंड देन पिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ बहुत अच्छी बात मैंने बताया कि आप जब कभी भी एमसीक्यू को सोल्व करते हो आपके पैसेज को, देन आप क्या करते हो कि देखते हो कि अपनी आइज से देखते हो कि बी नंबर वर्ड जो है वो बिल्कुल पैसेज से मैच कर रहा है, आप बी वेट लगा देते हो। इट इज नॉट वे टू सिलेक्ट द आंसर, सो यू हैव टू गो थ्रू द ऑल ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, पहले आप ए से रिलेवेंट देखिए, रिलेशन बनाए कि ए है कि नहीं, इफ इट इज नॉट देन यू हैव टू अवॉइड इट, देन यू हैव टू मेक रिलेशन विद बी नंबर, आप बी से बनाइए, इफ बी इज नॉट देन कट इट, देन यू हैव टू सी, गो टू सी, सी को उससे रिलेशन बनाइए कि सी उसका आंसर हो सकता है कि नहीं, इट इज सी इज करेक्ट, देन यू हैव टू select the C. Sometimes it is seen कि आपने C भी नहीं मिला, उसके बाद लास्ट में जो दिए गए वो मिलता है, इस तरह से आप क्या करते हो, जनरली C में टिक लगा देते हो। नो, अभी भी वेट कीजिए, यदि आपके पास ऐसा कभी ऑप्शन हो जाता है कि A आपका सही आंसर है बट आपने A को टिक लगा दिया, बट एट लास्ट यू आर गेटिंग दैट A एंड B बोथ, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है कि A एंड B लास्ट में है, तो उस समय आप उसे छोड़ मत दीजिए, पहले ये वाले भी होगा, आप उसे रिलेशन बनाए, फिर आपने देखा कि अगर भी है बिल्कुल आप रिलेशन बने, उसके बाद एक आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच, होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। थैंक यू।